तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो आज हम लोग ईवीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ठीक, इसको हम लोग आज करेंगे। इसके बारे में हम लोग एक एक फैक्ट थोड़ा सा जानेंगे। ठीक, इसके हम लोग प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे और उसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानते रहेंगे। तो आज कल की क्लास नहीं हुई थी, आज की क्लास हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। ईवीएस का पहला क्वेश्चन है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक ऑप्शन इसमें कौन सा है? देखिए, यह शिक्षण अधिगम के बहुत से मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। शिक्षण अधिगम के समय के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ठीक, यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालयों में खाली पेट आते हैं। तो इसका देखिए, अब तब तक आप लोग इसका ऑप्शन बताते रहिए, तब तक हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, मिड डे मील की योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? यह मिड डे मील की शुरुआत यह 1995 में हुई थी ना। यह 1995 में हुई थी तो 1995 में हुई थी। यह सरकार के द्वारा की शुरुआत की गई थी। यह देखिए, ईवीएस शिक्षण निगम के लिए यह एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। ठीक ना, यह एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। कौन? यह मिड डे मील। ठीक, यह इसका उद्देश्य क्या होता है? उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को शिक्षण के साथ आहार और पोषण की उपलब्धता कराना, यह इसका इसका उद्देश्य है। ठीक ना, इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? तो देखिए, इसमें से ऑप्शन ईवीएस शिक्षण के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। ठीक ना, यह ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। ठीक, इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी ना। चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए देखिए, आज का सेकंड क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना यह क्या बताता है? तो यह बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो यह ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। स्कूल बैग का कम वजन, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम। ठीक, अवरोध का भार कम करने की जरूरत है। तो यह ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा? ठीक ना, तो देखिए, एनसीएफ में दिया हुआ है बोझ के बिना सीखना। तो बोझ के बिना सीखना क्या मतलब है इसके? कि यह स्कूल बैग का वजन कम करने के लिए इसका एनसीएफ में कहा गया है। एनसीएफ 2005 में इसको कहा गया है। ठीक ना, स्कूल बैग जो होता है उसका बोझ कम करने के लिए इसको इसमें वर्णन किया गया है, जिसके बारे में कि जिससे बच्चे का मानसिक दबाव थोड़ा कम होगा। ठीक है, इसमें इसके रुचि होगी पढ़ने में। तो इसकी क्या होगी? रुचि होगी। तो इसमें क्या होगा? तो हमारा स्कूल बैग का वजन कम करने का, बोझ के बिना सीखना, यह क्या है? स्कूल का बैग वजन कम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? तो ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है, यह हमें जानना है। ठीक ना, तो क्या हमें देखिए, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। ठीक है, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। असहयोग के मूल्यांकन को लागू करना और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने का सीखने में सक्षम बनाना या बनाना होगा। ठीक है ना, तो क्या होगा ऑप्शन? इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा इसमें? तो देखिए, इसमें क्या करता है, इसमें सहयोग से बच्चों को वर्कलोड कम होता है। ठीक है ना, इससे सहयोग से क्या होता है? बच्चों में वर्कलोड कम होता है और इसमें बच्चों का सक्रियता बढ़ती है, जिससे ग्रुप में बच्चों में सीखने की सक्रियता बढ़ती है और यह सक्षम होते हैं। ठीक, जिसका यही ईवीएस कक्षा में सीखने का, समूह में सीखने का उद्देश्य है। ठीक ना, जिससे क्या होता है? ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, जिससे बच्चों में सीखने का
रुचि लेते हैं समूह में और वर्कलोड कम होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है और डी सही है, ठीक ना। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बाला का पूरा नाम क्या है? बाला का पूरा नाम क्या है? तो आपको बताना है बाला का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है। देखिए क्या है बाला का पूरा नाम, तो हम बता देते हैं। बाला का नाम पूरा क्या है? बिल्डिंग 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 एज लर्निंग लर्निंग बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक ना। एड, ये बिल्डिंग एज लर्निंग एड इसका फुल फॉर्म है, ठीक ना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका क्या कहता है कि यह इसके अलावा जैसे अधिगम के क्षेत्र में शिक्षण का कार्य को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण होता है, ठीक। यह कार्य को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण होता है और शिक्षण को प्रभावी करने वाले कारक का एक तत्व है, ठीक ना। यह शिक्षण को क्या करता है? शिक्षण को प्रभावी बनाने का एक तत्व है, ठीक ना। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन हिंदी में क्या कहते हैं इसको? तो यह अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, तो अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वैकल्पिक ढांचा क्या है? वैकल्पिक ढांचा को हम जानेंगे, ठीक है। वैकल्पिक ढांचा क्या है? देखिए वैकल्पिक ढांचा वह है जिसकी अवधारणा, जिससे देखिए वैकल्पिक ढांचा क्या है? सभी विचारों को दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाएं के औपचारिक रूप से स्वीकृति स्पष्टीकरण से अलग है, ठीक है। वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित किए विचार, ठीक है। तो यह ऑप्शन तब तक आप लोग बताते रहिए, तब तक हम कुछ आप लोग के लिए बताते हैं, ठीक ना। ठीक, तो देखिए इसमें क्या करता है? इसकी अवधारणा जो होता है औपचारिक रूप से स्वीकृति स्पष्टीकरण से अलग है, ठीक ना। इसका क्या मतलब है? वह विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृति स्पष्टीकरण से अलग है, ठीक ना। इसका क्या होता है? वैकल्पिक ढांचा नवीन विचारों को प्रोत्साहित करना। क्या होता है वैकल्पिक ढांचा? क्या होता है कि नवीन विचारों को, नए नए विचारों को प्रोत्साहित करना बच्चों में। और वैकल्पिक ढांचे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? तो यह ड्राइवर ने किया था सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक ना। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह कौन किया था? ड्राइवर ने किया था, ड्राइवर ने किया था। और कब किया था? तो यह 1978 में किया था, 1978 में किया था। तो वैकल्पिक ढांचे का अर्थ होता है वैकल्पिक ढांचा नवीन विचारों को प्रोत्साहित करना बच्चों में, नवीन, इससे बच्चों को अपने वैज्ञानिक तरीकों से सीखने में, विचारों को व्यक्त करने का अवसर देना, ठीक ना। यह बच्चों का वैकल्पिक ढांचा होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें हमारा देखिए, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृति स्पष्टीकरण से अलग है, ठीक ना। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं। यह महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक डैश डैश क्या है? अंधविश्वास है, मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है। तो यह क्या कहता है? देखिए इसमें महिलाओं और सामाजिक की सोच के ऊपर विकसित होता है, जो सामाजिक सोच उन्हें मजबूत बनने से रोकती है। किसको? महिलाओं को। तो यह सामाजिक सोच है जो महिलाओं को मजबूत बनने से रोकती है। वे स्वतंत्र नहीं होती है, इसलिए उनमें आत्मविश्वास नहीं हो पाता है और जैसे पुरुषों में के समान नहीं हो पाती हैं। तो यह क्या होता है? तो यह एक रूढ़िबद्ध ढांचा है, यह रूढ़िबद्ध एक ढांचा है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो आपको बताना है बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो देखिए इस तरह बनता है, सॉरी, यह इस तरह इंडिया बन जाता है, ठीक ना। तो हमारा यहाँ पे बिहार, ठीक मान लेते हैं, और हमारा ऊपर क्या है? जम्मू कश्मीर है, और हमारा गोवा कहाँ है? इस साइड है, ठीक। तो हमारा बिहार यहाँ पे है, तो इसके हमें अनुरूप हमें क्या स्थिति बताना है?
तो क्या होगा, देखिए हमारा क्या है, ये हमारा दिशा होता है, इस तरह बनता है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। हाँ सॉरी, ये ऊपर होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, ठीक ना। तो देखिए ये गोवा, तो हमारे हमारे उत्तर में, उत्तर और पश्चिम में कौन है, तो यह हमारे उत्तर और पश्चिम में जम्मू कश्मीर है, और हमारे दक्षिण और पश्चिम में कौन सा है, तो गोवा है। तो दक्षिण पश्चिम में हमारा कौन सा होगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, ठीक, पूर्व और पश्चिम, पश्चिम और पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो इसमें ऑप्शन हमारा देखिए, उत्तर पश्चिम में क्या हमारा जम्मू कश्मीर है, ठीक, जम्मू कश्मीर है, और दक्षिण पश्चिम में हमारा गोवा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी, ठीक ना। तो यह वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है, तो यह आपको बताना है, तो आपको बताना है वाष्पीकरण की स्थिति। देखिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस स्थिति में सबसे धीमी होगी जब क्षेत्र क्या होता है, जब क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है, तो क्या होती है उस समय वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, धीमी होती है, ठीक ना। और जब सतह का क्षेत्र जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में वाष्पीकरण होता है। जैसे देखिए, जैसे में जब कपड़ा हम लोग सुखाने की क्रिया से समझा जा सकता है। जैसे देखिए जब कपड़ा हम लोग फैलाते हैं, ठीक, तो उस समय हमें कम समय में जल्दी कपड़ा सूख जाता है, और उसी को हम जब उसको फैला कर नहीं रखते हैं, जब उसको हम सिकोड़ के मतलब बटोर के रखते हैं, तो वह जल्दी नहीं सूखता है, और वह क्या करता है, उसमें ज़्यादा पानी गीला रहता है, और उसके वजह से वह जल्दी समय लेता है सूखने में। तो इसीलिए क्या करता है, सतह क्षेत्र जब बड़ा रहता है तो उसमें क्या होता है, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, ठीक, और जब कम रहता है तो उसमें क्या होगा, धीमा होगा। तो इसीलिए इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सतह और क्षेत्र के तापमान दोनों में कम, और सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी आता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। तो यह किसमें क्षमता है, आपको इसको बताना है। तब तक आप लोग बताते रहिए, ठीक, आप लोग बताते रहिए। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को हमें को समझने की क्षमता है, ठीक ना। इसमें तो देखिए ग्राफिक कौशल से, दिशात्मक कौशल से, चित्रण कौशल से, स्थिति कौशल से, तो किससे समझ सकते हैं हम। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब हमें चित्र कौशल और चित्र कौशल होता है तो उससे हमें क्या होता है, किसी स्थान की स्थिति को सही तरीके से पहचाना जा सकता है, ठीक ना। इसका उपयोग नवीन स्थानों को खोजने की स्थितियों को जानने में किया जाता है, ठीक ना। जैसे जब हमारे पास मैप रहता है, चित्र रहता है, तो उसको क्या करते हैं, हम उसको अलग मतलब उसकी स्थिति को, उसके स्थान को हम अच्छे तरीके से खोज पाते हैं, और उसको अच्छे तरीके से पहचान पाते हैं, और नई स्थिति जो होती है, नवीन स्थान को हम आसानी से खोज पाते हैं, किसमें, मैप में। तो चित्र के द्वारा हम आसानी से खोज पाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किसी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की, ठीक ना। तो यह किसमें, प्राथमिक स्तर पर एकीकृत क्षेत्रों के रूप में पढ़ाने जाने के लिए तो यह अध्ययन की सिफारिश की, तो किसने की थी, इसको हमें जानना है। तो देखिए तो एनसीएफ, एनसीएफ कौन सा, एनसीएफ हमें बताना है, एनसीएफ 1975, 2000 और एनसीएफ 1988 और एनसीएफ 2000, इसको हमें जानना है। देखिए ये क्या है, जब यह एनसीएफ किसकी सिफारिश की थी, तो यह पर्यावरण की सिफारिश की थी,
कौन से एनसीएफ? तो यह ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी सही है। इसको डी सही है। एनसीएफ 2000 हमारा 2000 ने जब पर्यावरण एकीकृत पाठचर्या के क्षेत्र में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण की सिफारिश की थी, तो उस समय क्या हुआ था? तो उस समय उसके अनुसार जब विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में विषयों को विभक्त किया गया है, ठीक ना। तो उसी समय क्या है, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को विभक्त किया गया। और इसकी वर्तमान यह एनसीएफ कौन सा वर्तमान में इसमें चल रहा है? तो एनसीएफ हमारा एनसीएफ क्या है, इसी को एनसीएफ 2005 इसको कहा गया, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, या इसको पर्यावरण को पढ़ाने के लिए इसकी सिफारिश की गई थी एनसीएफ 2000 में, ठीक ना। एनसीएफ 2000 में की गई थी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? तो भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, तो किसमें है यह आपको बताना है, ठीक ना। तो देखिए यह किस क्षेत्र में है? तो यह एक मैक्सिमम कहाँ होता है? ये तो ये पर्वतीय क्षेत्र में होते हैं, ठीक ना। पर्वतीय क्षेत्र में यह क्या होता है? स्थानांतरित खेती, जिसे हम झूम खेती के नाम से जाना जाता है, जिसे हम झूम खेती के नाम से जाना जाता है, या इसे आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है, ठीक ना। इसे क्या की जाती है? आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है, जिसे जनजाति कृषि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूम खेती को, झूम खेती को जनजाति कृषि भी कहा जाता है इसे, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिए, जनजाति कृषि भी कहा जाता है झूम खेती को, ठीक ना। इसका प्रचलन कहाँ पे है? तो यह इसका प्रचलन उत्तर पूर्व में है, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है उत्तर पूर्व में इसका प्रचलन है। जो कि इन्हें जैसे दूसरे स्थान पर हमें फसल उगाना है, कृषि करना है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, वहाँ के वृक्ष को काट देते हैं और फिर वहाँ एक बार खेती करते हैं, उसको फिर छोड़ देते हैं, ठीक ना। और फिर हमें नए स्थान पर हमें जाकर फिर खेती करते हैं, वह नए स्थान को हमें साफ करना रहता है, जैसे जंगल को काटना, पेड़ को काटना, फिर नए स्थान पर हम खेती करते हैं, ठीक ना। तो यह झूम खेती है। इसे ऑप्शन या कहाँ होती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ठीक ना। तो यह नदी बांधों के लिए निम्नलिखित कौन सा सत्य नहीं है? देखिए आपको बताना है, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखा से अलग करते हैं, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, या पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। तो यह क्या कर रहा है? देखिए नदी बांध से जल विद्युत की उत्पत्ति तो होती है, ठीक। क्या होती है? जल विद्युत की उत्पत्ति होती है, ठीक ना। लेकिन इसके बारे में हमें कुछ सत्य नहीं जानना है, हमें क्या है तो यह हम जानते हैं, ठीक ना। क्या होता है? देखिए यह जो कि बांध टिकाऊ विकास को क्या करता है? प्रोत्साहित नहीं करता है। ये ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही है। किस लिए नहीं करता है? देखिए जो कि जहाँ बांध बनाया जाता है, तो वहाँ के आसपास जो आसपास के जो उसमें क्या होता है, गांव होते हैं, जो समाज होते हैं, उनको क्या किया जाता है? उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, और हटा दिया जाता है वहाँ से विस्थापित कर दिया जाता है। पहले इसको क्या होता है? वहाँ की स्थिति को अलग तरीके से बनाया जाता है, जिससे क्या होता है? बांध का प्रोत्साहित नहीं होता है, ठीक ना। इसी प्रकार से बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। और यह पर्यावरण परिस्थिति की दृष्टि से क्या है? जैव विविधता को प्रभावित करता है। यह क्या करता है? नदी बांध क्या आता है? यह पर्यावरण दृष्टिकोण से जैव विविधता को प्रभावित करता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो। इसमें स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखा से अलग करते हैं, ये सही है हमारा। यह जीवन या हवा को प्रदूषित नहीं करता, ये भी सही है। यह जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव को, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा गलत चुनना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो हमें जानना है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस हमें जानना है। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो देखिए जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ये सभी, इसमें से कौन सी? देखिए जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी, ये भी मीथेन गैस है,
ठीक। और हमारा क्या है, मीथेन भी हमारा गैस है, और जलवाष्प ये भी हमारा मीथेन गैस, ग्रीन गैस है, सॉरी ग्रीन गैस है। और क्या है, देखिए क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है, क्लोरो क्लोरो क्लोरोफ्लोरो कार्बन, फ्लोरो फ्लोरोकार्बन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ये भी हमारा क्या होता है, यह भी हमारा ग्रीन हाउस गैस है। तो यह ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी सही होगा, यह सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसकी मात्रा वृद्धि, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसकी मात्रा में वृद्धि वैश्विक समस्या उत्पन्न होने लगती है, जिससे वर्तमान में भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। क्या होता है इसमें, क्या होता है कि वैश्विक स्थान पे समस्या के उत्पन्न होने पर क्या होता है, इसमें समस्या उत्पन्न होने लगती है और बीमारियां होने लगती हैं, इसीलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भारत में रोक लगा दी गई है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होता है, तो इसे हमें जानना है। देखिए इसमें बहुत से, इसमें कई ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक ना, कई ऑप्शन नहीं सही होंगे, इसमें नहीं पूछ रहा है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होता है, ये भी हमारा सही है, ठीक ना। ठंडे रेगिस्तान में गर्मियां और बेहद ठंडे गर्मियां होती हैं, ठीक। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होती है, ये भी हमारा सही है। ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली या कम होती है, ठीक ना। तो क्या होती है, इसे हमें नहीं चुनना है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा बहुत सही। इसमें बहुत से उलझाऊ प्रश्न दिया है, ठीक ना। तो इसमें आप लोग बताइए तो कौन सा सही होगा। देखिए जो कि इसमें क्या पूछ रहा है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होता है। तो भारत में जो ठंडे रेगिस्तान है मानसून से वो प्रभावित नहीं होता, तो वो स्थान हमें बताना है कौन सा है। तो देखिए इसमें ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक ना। इसमें लेकिन ऑप्शन ए हमारा भी सही है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा सी इसमें सही माना जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन हमारा सी इसमें सही माना जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए भी हमारा सही है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन पे आप लोग को कोई उलझन हो चाहे समस्या हो, तो इसका कमेंट हमें आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका आंसर, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है, तो कौन सा कारक, क्लोरीन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर, तो कौन सा कारक जिम्मेदार है, आपको यह बताना है, ठीक ना। तो देखिए वायुमंडल में उपस्थित क्या है, वायुमंडल में क्या उपस्थित है, तो यह सल्फर डाइऑक्साइड उपस्थित रहती है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या होता है, इससे विषैली जो मथुरा की रिफाइनरियां हैं, जो मथुरा की रिफाइनरियां हैं उससे क्या होती हैं, विषैली गैस निकलती हैं, तो वह वायुमंडल में जाके वह किससे अभिक्रिया करती हैं, जो कि नाइट्रस ऑक्साइड से मिलकर अम्लीय विषैली गैसों का निर्माण करती हैं। किससे मिलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड से मिलकर वायुमंडल में वह अम्लीय विषैली गैसों का निर्माण करती हैं, जिससे कि गैस अम्लीय वर्षा के रूप में जब वर्षा होती है, तो यह क्या होता है, वर्षा जब होती है तो यह उसका जो पानी होता है, जो वर्षा का पानी, तो वह उस पर जाता है, तो उसके कारण यह पीला होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 15 ग्राम प्रति ml घनत्व और 3 ml आयतन की वस्तु, ठीक ना, हमें बताना है वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो हमें द्रव्यमान बताना है, तो इसका फार्मूला आप लोग क्या होता है, तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, घनत्व 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 इक्वल टू द्रव्यमान, द्रव्यमान अपान आयतन, आयतन होता है इसका। तो हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान निकालेंगे हम, तो क्या करें, द्रव्यमान निकालेंगे तो मास निकालेंगे, तो क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, तो द्रव्यमान सॉरी द्रव द्रव्यमान द्रव्यमान इक्वल टू हमारा क्या होगा, घनत्व घनत्व घनत्व
मल्टीप्लाई आयतन। आयतन तो हमारा मल्टीप्लाई कितना होगा, 15 इंटू 3 कर देंगे तो हमारा कितना होगा 45 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा, इस ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, भार है, द्रव्यमान है, गुरुत्वाकर्षण है, संवेग है, तो कौन सी अदिश राशि है आपको बताना है, ठीक ना। तो इसमें से कौन सी अदिश राशि, देखिए अदिश राशि क्या होती है, पहले सदिश राशि आप लोग सुन लीजिएगा। सदिश, सदिश राशि क्या होती है, पहले देखिए सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें मात्रा परिणाम, जिसे मात्रा और परिणाम और तथा दिशा दोनों निहित होता है, ठीक ना। जिसमें मात्रा भी होती है और दिशा भी निहित होता है, वह क्या होता है सदिश राशि है, सदिश राशि होती है। और हमारी अदिश राशि क्या होती है, जिसमें सिर्फ क्या होता है परिणाम होता है, वह हमारी सिर्फ अदिश राशि होती है। इसमें क्या होगा आप लोग बता सकते हैं, तो ऑप्शन कौन सा होगा। तो हमारा देखिए सदिश राशि में क्या क्या आता है, वेग आएगा, बल आएगा, संवेग, भार, गुरुत्वाकर्षण, ये सदिश राशि है। और अदिश राशि में दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन आदि, ये सब क्या है हमारी अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा द्रव्यमान सही होगा, ठीक ना। यह अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है जिसका सिर्फ परिणाम होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती, एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती, तो यह कौन सी राशि होगी, ठीक ना। तो यह नहीं सॉरी, तो इसमें तो कौन सा होगा, इसमें सा ऑप्शन नंबर उत्तल, अपसारी, पारभासी, पारदर्शी। तो देखिए तो क्या होता है ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, आप लोग बहुत पहचान लिए होंगे कौन सा सही है। देखिए पारभासी क्या होता है, पारभासी क्या होता है, जिसमें वस्तुएं क्या होती हैं धुंधली दिखाई पड़ती हैं, वह क्या होता है पारभासी होती है, ठीक ना। जिसमें वस्तुएं क्या होती है धुंधली दिखाई पड़ती हैं, वह पारभासी होती है। अब पारदर्शी क्या होता है, जिसमें वस्तुएं आर पार की दिखाई देती हैं, जिसमें पारदर्शी क्या होती है, जिसमें आर पार की वस्तुएं, इसमें आर पार की वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो यह क्या होती है पारदर्शी होती है। और जिसमें नहीं दिखाई दे तो अपारदर्शी, ठीक। तो यह अपारदर्शी होंगी, ठीक। जिसमें किसमें नहीं दिखाई देगी, लकड़ी में नहीं दिखाई देगी, ठीक ना, लकड़ी में नहीं दिखाई देगी। और जो ठोस वस्तुएं हैं उसमें नहीं दिखा देंगे, दीवार में नहीं दिखा देंगी, तो यह क्या आ गया हमारी यह अपारदर्शी वस्तुएं हैं, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट गोलकोंडा किला किसने बनवाया था, तो गोलकोंडा किला किसने बनवाया था, पल्लव वंश ने, चोल वंश ने, चालुक्य वंश ने, काकतीय वंश ने, तो किसने बनवाया था यह बताना है, ठीक ना। तो यह किसने बनवाया था, तो यह आप लोग बताइए किसने बनवाया था, तो यह किसने बनाया था, तो यह काकतीय वंश ने इसका निर्माण कराया था, काकतीय वंश ने इसका निर्माण कराया था, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 ग्राम होगा, तो इसका भार क्या होगा। देखिए जब जब पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर स्थित वस्तु के भार का 6 गुना होता है, तो पृथ्वी पर जो वस्तु स्थित रहती है और चंद्रमा पर कोई वस्तु का भार होता है वह कितना होता है 6 गुना होता है, ठीक ना। कितना होता है पृथ्वी पर जो वस्तु होती है उसका 6 गुना होता है। तो इसका क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है जी पर जी होता है, ठीक ना। और इस चंद्रमा पर स्थित वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, तो हमारा कितना होगा 10, ठीक ना। तो हमारा क्या होगा पृथ्वी और चंद्रमा का द्रव्यमान हमारा बराबर होगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन एक विलय की विघटन पर दर डैश डैश पर निर्भर करती है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, एक विलय की विघटन दर डैश डैश पर निर्भर करती है, भार पर, दाब पर, तापमान पर, सतह पर, तो किस पर निर्भर करती है आपको बताना है, तो यह किस पे निर्भर करती है, तो यह किस पे, तो यह तापमान पर निर्भर करती है, ठीक ना। तो यह तापमान पर निर्भर करती है, जिसमें क्या होता है विलय का विघटन दर तापमान पर निर्भर करता है। तापमान से विलय के पदार्थों का विखंडन होता है, क्या होता है तापमान से क्या होता है विलय का विखंडन होता है,
आप इससे समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच आप सभी को।